मेहमानों को भी जोड़ूंगा। आशिका हमारी सहयोगी हैं, बड़ा लंबे समय से काम कर रही हैं और लगभग जब चुनाव शुरू हुए उससे 2 महीना पहले तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई और बीच में इतना ज्यादा व्यस्त रही कि हालांकि उनको कोरोना जैसी चीजें नहीं हुई और तमाम सिम्टम्स थे, लेकिन उसके बावजूद वो दुरुस्त रही और काम करती रही। एक बार फिर से मौजूद हैं आशिका केमन नाचो। और क्या है सूरत हाल जहां मौजूद हैं आप? तमाम लोग जश्न के लोग था, उसके बारे में हिदायत दी गई, तो पुलिस किस तरह से उनको रोक पा रही और कितना वो रुके हैं, इस पर एक सूरत हाल दीजिए तो फिर हम आगे बढ़े। आशिका। सबसे पहले तो कोरोना के हालात को देखते हुए प्रतीक जी बेचे आची जिंदा है। और दूसरी बात, कालीघाट में हूँ, यहाँ की तस्वीरें अगर मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँ ज़रा घुमाकर दिखाएं, भीड़ भाड़ यहाँ जो लोग हैं वो जुटना शुरू हैं। नंदीग्राम जिस पर सबकी निगाह टिकी हुई है इस समय, रुझान तो आ गए, ये तो साफ हो गया है कि सरकार बन रही है टीएमसी की, लेकिन नंदीग्राम जहाँ पर प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है दो बड़े नेताओं की, ममता बनर्जी की खुद, तो नंदीग्राम में फिलहाल अंतिम राउंड की गिनती शुरू होने वाली है और ममता बनर्जी 800 वोटों से ज़्यादा की लीड लिए हुए हैं। और अब से थोड़ी देर पहले खबरें ये आ रही थी कि 6 वोट से शुभेंदु आगे हैं, तो कांटे की टक्कर है। और ये कालीघाट की जो गली है, नंदीग्राम पर निगाह टिकाए हुए है इस समय प्रतीक जी। जी, 2016 और 2019 में मैं उसी गली पे मौजूद था। आप बड़ी बहादुर रिपोर्टर भी हैं, लगातार मैंने कहा जिस तरह से सामना करती रही हैं, अपने को सुरक्षित रहिएगा और रिपोर्ट करते रहेगा। मैं एक बार फिर से आपकी तरफ रुख करूंगा। सोमनाथ सिंह रॉय साहब हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सोमनाथ साहब। राज लहरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले हमारे शोज में भैया जी कहीं में आते रहे हैं। राज लहरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। सुबीर भौमिक साहब कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, ऐसा बताया गया कि वो कुछ देर में हमारे साथ शरीक होंगे, उनका भी स्वागत होगा। सुपर्णो मोहित्रा तृणमूल कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एक बात राज लहरी साहब के पास जाना चाहूंगा। दादा, चेहरा उतरा हुआ है बहुत ज्यादा, आप तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और बड़ी एनालिसिस कर रहे थे, लेकिन यही जो शाहनवाज साहब से पूछा था मैंने कि मैं भी था 1.5 महीना, मैं भी ग्राउंड उसमें घूमता रहा जिसको शाहनवाज जी जिक्र कर रहे थे। वोटर वोकल था इस बार। मैं इस बात आपके सामने रख रहा हूं, वोकल था और बोल रहा था। लोकसभा चुनाव में नहीं बोल रहा था वो, इस बार बोल रहा था। और ये जो तमाम नारे थे उसमें कौन सा नारा सबसे ज्यादा बेहतर बैठा, ये कि अकेला दीदी को घेर लिया सब लोगों ने, ये या बंगाली अस्मिता वाला, ये ज्यादा बेहतर रहा, या पोलराइजेशन वाला? तो मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुसलमान का जो तमाम सारे कार्ड थे वो सब फेल हुए। आपका क्या एनालिसिस है? उसके बाद मैं आगे रुक करूं। राज लहरी साहब। देखिए भाई साहब, अगर एक चीज आप देखिएगा यहाँ पे, तो कांग्रेस और सीपीएम हैज बिकम एब्सोल्युटली इररेलेवेंट इन बंगाल नाउ, लुकिंग एट द डेटास दैट आर अवेलेबल एज ऑफ नाउ। पश्चिम बंगाल में वामपंथी और कांग्रेस, लेकिन आप तो दादा ये चुनाव था और चुनाव लड़े जाते हैं जीतने के लिए, और आप भी यही कह रहे थे कि बीजेपी इस बार देखिएगा क्या होगा, आएगी। तो ये तो कहना कि वो इररिलेवेंट है, इससे खुशा नहीं हो जा सकता। मुर्शिदाबाद, मालदा, इन सब जगह पे कांग्रेस संयुक्त मोर्चा जिसे कहा जाता है, इन्होंने पूरा छोड़ दिया था तृणमूल को अपनी जगह। दूसरी बात यह है कि ये बंगाली अस्मिता की बात तो बिल्कुल भी काम नहीं करेगी, क्योंकि भाजपा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पार्टी है। श्यामा प्रसाद मुखोपाध्याय, आचार्य देवप्रसाद घोष, दुर्गाचरण बंदोपाध्याय की पार्टी है, जनसंघ के थे, जिनकी पूर्व उत्तरसूरी है भारतीय जनता पार्टी। तो बंगाली अस्मिता की बात तो है नहीं। हाँ, जो बात हो सकती है यहाँ पे कि बंगाल, देखिए एक अलग सा राजनीति यहाँ पे होती है, एंड बंगाल ऑलवेज लुक्स फॉर अ फेस। ये फेस अगर भाजपा देती तो शायद यहाँ पे कुछ काम कर जाता। बंगाल ऑलवेज वांट्स टू रिलाय ऑन समबडी, एक स्पार्क, एक व्यक्ति को, चाहे वो सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय हो, कांग्रेस के 1880 से। कौन सी चीज चूक कहां से हुई, ये जानना ही चाहते हैं लोग कि वो चूक कहां पे हुई, बीजेपी से चूक कहां हुई है, कौन सी चीज वो स्ट्राइक नहीं कर पाई, कौन सा सेंटिमेंट छू नहीं पाई? बीजेपी वो फेस, वो बंगाल एक फेस जो बंगाल हमेशा देखता रहता है, ढूंढता रहता है कि कौन है मेरा नेता, वो कहीं ना कहीं वो काम कर गया है। वही एक बात अगर हो सकती है, नहीं तो अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर नो अदर थिंग्स। एंड डेफिनेटली
the M factors that's there in Bengal elections, the 28%, 38%, वो consolidation जो लोकसभा के समय में कुछ सीटों में हुआ था, वो पूर्णता से हो गई थी इस 2021 के चुनाव में. And the entire minority vote bank has been consolidated by Mamata Banerjee's party, which is absolutely evident. And booth-wise results जैसे-जैसे आएंगे, आपको पता चल जाएगा. If it had not been a place, then संयुक्त मोर्चा के पास ये 2 सीट्स के खाता तक नहीं खुले हैं उनके, ये नहीं होता. ठीक है, आपकी एक ये बात मुझे लग रही है, क्योंकि बार बार जब मैं घूम रहा था वहां भी लग रहा था, और तमाम सारे लोग पूछ रहे थे कि बीजेपी की तरफ से लीडर कौन होगा, फेस कौन होगा. वो फेस कौन है जो चैलेंज कर रहा है, वो फेस कौन होगा जो वहां पर ये ममता बनर्जी के सामने खड़ा. देखिए, बाकी जगहों के चुनाव में अगर आप नेता नहीं घोषित करते तो चल सकता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में लोगों ने कहा ये एक मुश्किल चीज है, ये एक मुश्किल हालात है, यहां पे आपको फेस लाना पड़ेगा. तो ये काम शायद शाहनवाज बताएंगे कि हम लीडर तो ले आए थे, नेता तो ले आए, जिससे एक माहौल. सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, उमेश चंद्र बंदोपाध्याय से लेके नेता देना शुरू किया था. नवगोपाल मित्रों से 1867 हिंदू मेला के समय से नवगोपाल मित्रों से नेता देना शुरू किया भारतवर्ष को. वो चलता गया सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय, उमेश चंद्र बंदोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, बैरिस्टर चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, बाघा जतीन, शचीन्द्रनाथ सान्याल, सारे रेवोल्यूशन से लेके राजनीति. दादा मैं आता हूं. सुपर्ण मोइत्रा साहब मौजूद हैं हमारे साथ, और हमारे साथ सुबीर भौमिक साहब भी जुड़ गए हैं. सुपर्ण मोइत्रा साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं कि आपका जो सवाल मैंने शाहनवाज से पूछा था, मैं अब आपसे पूछता हूं टीएमसी के पास. वो जो बंगाली अस्मिता की बात आप बार बार कह रहे थे, खेला होबे की बात कर रहे थे, खेला होबे से इनफैक्ट शुरू हुआ था भीरभूम के जगह से. तो वो जो खेला था, अब उसकी तो परतें खुलनी चाहिए, अब तो समझ में आना चाहिए कि वो क्या फैक्टर था जिसने आपको एस्टैब्लिश किया या एस्टैब्लिश करता हुआ दिख रहा है. एंड व्हाट्स योर एनालिसिस? जी सुपर्ण मोइत्रा. प्रतीक जी, आपको नमस्कार. बाकी जितने तमाम लोग इस शो में मौजूद हैं मेरे साथ, उनको भी मैं आपके ज़रिए नमन करता हूं, और जितने भी लोग इस अनुष्ठान को देख रहे हैं उनको भी मैं नमन करता हूं. आज दिल तो करता है कि जश्न मनाऊं, लेकिन जिस पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य संकट का जिस पृष्ठभूमि में खड़े होकर आज इस चुनाव का परिणाम या नतीजे निकल के आ रहे हैं, तो उसमें दिल तो करता है जश्न मनाने का, लेकिन हृदय साथ ही दे रहा है. तो हमें पहली बात यह है कि जितने भी जो हेल्थ वर्कर्स है, स्वास्थ्य कर्मी है, जो डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल वर्कर्स है, और जी फ्रंट लाइन पर पुलिस है, नर्सेस है, जितने भी तमाम कंजर्वेंसी स्टाफ है, जितने भी तमाम लोग इस देश में उस चीज़ को लड़ रहे हैं, तो हम उनको पहले आपके ज़रिए सलाम और नमन करना चाहते हैं कि वो है तभी हम लोग जिंदा हैं और खड़े हैं. तो एक चुनाव आते जाते रहते हैं, कभी टीएमसी जीतती है, कभी दूसरा कोई जीतेगा, ये तो चलता रहता है. लेकिन देश में इस बार के चुनाव कठिन थे, इस बार के चुनाव कठिन थे, 2016 से ज्यादा और मुश्किल थे, और आपको पता था कि इस बार बीजेपी आपको चैलेंज कर रही है और फ्रंट में आके चैलेंज कर रही है. प्रतीक जी, मैं कोई व्यक्तिगत बात मैं कहना नहीं चाहता था, हालांकि सबके सामने एक व्यक्तिगत बात मैं कहना चाहता हूं. मेरा अपने पार्टी के साथ थोड़ा लड़ाई हो गया था कि क्यों मेरा प्रतीक जी का डिबेट में मुझे क्यों हिस्सा लेने के लिए नहीं भेज रहे, क्योंकि काफ़ी आपका सम्मान करता हूँ, आप जो करता है, तो पार्टी शायद आज मुझे एक उपहार के तरीके से आज मुझे आपके सामने मौजूद किया है. तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर लड़ाई मुश्किल होता है, लेकिन इस लड़ाई को अगर किसी राजनीतिक दल के बीच में देखेंगे तो इस लड़ाई को छोटा करना होगा. मैं पहले भी आपके अनुष्ठान में आ चुका हूं, और तभी भी मैंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस कल्याण अभिविन्यास, विकास अभिविन्यास और सम्मिलित करके लोगों को ले जाने में विश्वास रखते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है, जो विश्वास है, उनसे हमारा विचारधारा और विश्वास काफी अलग है. मैं ज्यादा इससे और ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा. तो हमने अपना दादा मैं आपको रोकना चाहूंगा, एक मिनट, एक बड़ी खबर आ रही है. दादा मैं आपको रोकना चाहूंगा, मैं माफी